एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्विज 18 और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कभी, क्योंकि इससे बहुत सारे केसेस होते हैं और हर केसेस में हम अलग अलग तरीके से वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम सभी केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि वैलेंसी फैक्टर का यूज़ कहाँ होता है। इक्विवेलेंट वेट को हम फाइंड आउट जब करते हैं तो उसमें हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए होता है। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और इसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। तो इसके हम एक बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं और सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो माय फर्स्ट केस इज वैलेंसी फैक्टर फॉर एटम। एक पर्टिकुलर एटम के लिए हम कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। एक एटम के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? वैलेंसी ऑफ एटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वैलेंसी ऑफ एटम के बराबर होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 चार्ज होता है इस पर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एटम के लिए वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। जो एटम की वैलेंसी होगी वही क्या होगा? उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का भी 2 होगा। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं फ्लोरीन की बात कर सकते हैं। फ्लोरीन के लिए 1 होगा। क्लोरीन के लिए भी कितना होगा? वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो ये सब बात करते हैं हम सिंपल, मतलब हमें एटम के लिए निकालना है वैलेंसी फैक्टर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट केस में हम आते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस। अगर मेरे पास एसिड है, बेस है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड हम बताते हैं नंबर ऑफ H+ डोनेटेड पर मॉलिक्यूल, जिसे हम बेसिसिटी भी कहते हैं। और बेस के लिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ OH- डोनेटेड पर मॉलिक्यूल, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले एसिड्स के अगर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, H2SO4। H2SO4 कितने H+ डोनेट कर सकता है? 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। H3PO4 की अगर मैं बात करूं तो कितने H+ डोनेट कर सकते हैं? 3। तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। तो अब इक्विवेलेंट वेट तो अब इक्विवेलेंट वेट आप फिर कैसे निकालेंगे? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 डिवाइड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 3। तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल लेते हैं। H3PO3, H3PO2, HCl, H2C2O4। एक बार आप खुद से फाइंड आउट करके देखिए इनका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। अब आप बोलेंगे मैम H3PO3 में तो 3 है H, तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर भी 3 होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें जो रिप्लेसेबल, या मैं बोल सकती हूँ जो H+ जो डोनेट होंगे वो कितने ही डोनेट हो सकते हैं? 2 ही H+ डोनेट हो सकते हैं। कैसे पता? हम सबसे पहले इसमें H3PO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है P+O, OH, OH और H। अब इस तरह देखिए, मेरे सिर्फ 2 ही H ऐसे जो आयनाइजेबल है। ठीक है, 2 ही H मेरे क्या है? आयनाइजेबल है। तो कितने H रिप्लेसेबल है? इसमें सिर्फ 2 ही H है, तो ये कितने H डोनेट करेगा? 2 ही H डोनेट करेगा H+। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली मैं बात करती हूँ H3PO2 की। देखने से तो लग रहा है इसके ऊपर वैलेंसी फैक्टर 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 H है, लेकिन क्या वो डोनेट करेगा? ये नहीं, क्योंकि इसमें भी रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन होंगे वो सिर्फ एक ही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही H ऐसा है जो आयनाइजेबल है। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखिए, हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो यहाँ पे वहाँ से रिवाइज कर लेना। ठीक है। तो देखिए H3PO3 में कितने H आयनाइजेबल है? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2।
H3PO2 में कितने H आयनाइजेबल है 1, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। HCl कितने डोनेट करेगा 1। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, इसमें कितने H आयनाइजेबल है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम बेस की बात कर सकते हैं। NaOH कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो ऐसे हम किसी भी एसिड और बेस का वैलेंसी फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे मुझे आपको एक क्वेश्चन कराना है, वेट 1 सेकेंड। हाँ, इसी में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड एंड बेस in the given reaction, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। तो फर्स्ट रिएक्शन में लेती हूँ H2SO4 प्लस में NaOH रिएक्ट करते हैं आपस में और क्या मिलता है हमें NaHSO4 प्लस H2O। मान लो ये रिएक्शन आपको गिवन है और आपसे पूछा है H2SO4 और NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे H2SO4 कितने H प्लस डोनेट कर रहा है। प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है NaHSO4 मिल रहा है, HSO4 मिल रहा है, इसका मतलब ये कितने H प्लस डोनेट कर रहा है, सिर्फ एक ही H प्लस डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। और NaOH के पास तो एक ही OH है, तो ये भी कितने OH डोनेट कर रहा है 1 कर रहा है, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालती हूँ एसिड का। किसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो जो इक्विवेलेंट वेट है वही क्या आ जाएगा जो मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। सिमिलरली हम NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कितना आता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में एक और रिएक्शन लेती हूँ H2SO4 प्लस में NaOH gives Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या है, यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट में देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे Na2SO4 मिल रहा है, इसका मतलब H2SO4 ने दोनों H प्लस क्या कर दिए डोनेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 98/2 और NaOH तो यहाँ पे भी एक ही, अच्छा यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 NaOH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि NaOH तो यहाँ पर भी कितने OH डोनेट करेगा 1 ही करेगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, हमें पर मॉलिक्यूल बात करनी है। 1 सेकेंड, ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो आप वैलेंसी फैक्टर 2 कर देंगे, नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड पर मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 2 NaOH है तो वैलेंसी फैक्टर भी 2 हो जाएगा। पर मॉलिक्यूल तो NaOH कितने OH माइनस डोनेट करेगा 1, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 40/1। क्लियर है ये चीज। तो मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी एसिड या बेस का जो वैलेंसी फैक्टर है वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है, तो हम रिएक्शन से देखेंगे कि किसी भी एसिड या बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो ये था हमारा केस 2। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है, कैटायन या एनायन, दो चीज़ें होती है। तो मैं किसी भी एक कैटायन से या किसी भी एक पर्टिकुलर एनायन से वैलेंसी फैक्टर को निकाल सकती हूँ, दोनों से ही सेम वैलेंसी फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो किसके बराबर होता है सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है हमारा चार्ज ऑन कैटायन इंटू नंबर ऑफ कैटायन, या एनायन से हम निकालेंगे तो चार्ज ऑन एनायन इंटू नंबर ऑफ एनायन किसके बराबर होता है, वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है किसी भी सॉल्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं BaCl2
plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2 NaCl। ठीक है, मुझे BaCl2 सॉल्ट है, मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो मैं अगर कैटायन की बात करूं तो कौन सा कैटायन है, Ba2 प्लस है। 1 सेकेंड, कौन सा कैटायन है ये, चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बेरियम पे +2 चार्ज होगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। तो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। कैटायन से अगर मैं निकालती हूँ तो चार्ज कितना है 2, बेरियम कितने प्रेजेंट है 1। अगर एनायन से निकालती हूँ चार्ज कितना है 1, माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। चार्ज कितना है 1, नंबर ऑफ एनायन कितने हैं 2, तो दोनों से ही वैलेंसी फैक्टर सेम ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सिमिलरली मैं Na2SO4 के लिए भी वैलेंसी फैक्टर निकाल सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम पे +1 चार्ज आएगा और सल्फेट पे कितना आएगा -2 आएगा। कैटायन पे चार्ज कितना है 1, नंबर ऑफ कैटायन है कितने 2। सिमिलरली अगर मैं एनाइन से भी निकाल लूँ तो एनाइन पे चार्ज कितना है 2 और कितने सल्फेट प्रेजेंट है 1, तो दोनों से ही वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो सॉल्ट के लिए अगर आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आप कैटायन से भी निकाल सकते हैं, चार्ज एनाइन से भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही आता है। बस आपको क्या करना है, चार्ज देना है और साथ में उसके जितने भी नंबर ऑफ कैटायन या एनाइन प्रेजेंट है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, आपको खुद एक बार कैलकुलेट करना है इसका। Al2SO4 का होल थ्राइस, बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आएगा, सल्फेट पे आएगा -2। एल्यूमिनियम अगर मैं कैटायन से वैलेंसी फैक्टर निकालती हूँ, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3, कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट है 2। अगर मैं एनाइन से निकालती हूँ, एनाइन पे चार्ज कितना है सल्फेट पे 2 और कितने सल्फेट प्रेजेंट है यहाँ पे 3, तो दोनों से ही वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। वैलेंसी फैक्टर 6 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे Al2SO4 होल थ्राइस का, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट केस पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके भी फर्दर हमें 4-5 केस पढ़ने हैं। ठीक है, तो वैसे ध्यान से सुनना। हाँ, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहली बात आपको याद होगा शायद, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइज करने का मतलब हम इलेक्ट्रॉन, वो कोई भी स्पीशीज का अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी स्पीशीज का रिडक्शन होता है दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब याद होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अब इनका वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन कब होंगे जब रिडक्शन होगा, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लॉस कब होंगे जब ऑक्सीडेशन होगा, तो वही किसके बराबर होता है, वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है। हम इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं जो आप याद रख लीजिएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बाकी जो इसके हम 4-5 केस पढ़ने वाले हैं सभी केसेस में आप आराम से वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इनटू नंबर ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ दैट एटम, ये भी हम एग्जांपल्स जब देखेंगे सभी केसेस में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो अभी के लिए आप एक बार ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला यही रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अलग नहीं है, दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मॉलिक्यूल। अब आते हैं हम इसके केस 1 पे। When only one atom undergo either reduction or oxidation change, मतलब या तो किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या किसी एक एटम का रिडक्शन हो रहा हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं MnO4 2- gives Mn2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर और भी मैं एग्जांपल पहले लिख देती हूँ, फिर फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस C2O4 2- gives CO2, N2 gives NO3-।
ठीक है, अभी हम इनको देखते हैं, फिर हम और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो हमें इनका क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो बस आपको फॉर्मूला पता ही है, अब इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अच्छा, इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और आई होप आपको ये सब याद है कि हम किसी भी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। MnO4 2- में जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो कितना है, +6, कितना है, +6, और यहाँ पे कितना है, +2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6 से +2 4। कितने एटम प्रेजेंट है मैग्नीज के यहाँ पर, 1, 4 × 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, इसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है, 1, तो 4 × 1/1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 4। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, +6 से +2, चेंज कितना आ रहा है, 4 इंटू कितने मैग्नीज प्रेजेंट है, नंबर ऑफ दैट एटम, कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें देखने, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1, तो कितना वैलेंसी फैक्टर आ गया, 4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए +2 से +3 कितने चेंज आ रहा है, 1, एक ही एटम है, मॉलिक्यूल भी एक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। C2O4 2- से CO2, C2O4 2- में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है कार्बन का वो +3 होता है, और CO2 में जो होता है वो +4 होता है। +3 से +4 कितना चेंज आ रहा है, 1। अब इधर देखिए कितने नंबर ऑफ दैट एटम, कितने कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन के यहाँ पर, 2, तो 1 × 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, स्टोइशियोमेट्री तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 × 2/1 = 2। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, C2O4 2- का 2। यहाँ पे देखते हैं N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। NO4- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, तो 0 से +5 चेंज कितना आ रहा है, 1। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सभी का वैलेंसी फैक्टर आ गया। MnO4- का वैलेंसी फैक्टर आ गया 4, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, MnO4 2- का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 4, ऐसे Fe2+ का निकाल लेंगे, ऐसे C2O4 2- का निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर 2। आप इसको अपोजिट में भी देख सकते हैं, अगर रिएक्शन अपोजिट में गिवन होती है, रिवर्स में गिवन होती है, तो हम रिवर्स में निकालेंगे, उस टाइम हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो एक बार के लिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ, हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। 1 सेकेंड। आइए इसमें हम 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे IO3- से हमें मिल रहा है I2। एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करके देखिएगा। IO3- से हमें मिल रहा है I2, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी में। NO3- से हमें मिल रहा है NH3, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ ही में हम इसमें, जिंक से हमें मिल रहा है ZnO2 2-, ठीक है। तो आइए देखते हैं। IO3- में आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगा +5, I2 का है 0, तो इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। चेंज कितना आ रहा है, +5 से 0 5। कितने एटम प्रेजेंट है आयोडीन के यहाँ पे, 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 1, तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं NO3- में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का, +5, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है अमोनिया में, -3, तो +5 से -3 कितना चेंज आ रहा है, 8 का चेंज आ रहा है। कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है NO3- में, 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 8। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और ZnO2 2- में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो चेंज कितना आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। कितने जिंक प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कब, ये कौन सा केस है, जब कोई एक ही एटम का या तो ऑक्सीडेशन हो या
रिडक्शन हो, तो हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी को डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। तो सेकेंड केस पे आते हैं। when one atom undergo change in oxidation number but goes in two different product with different oxidation number as a result of either only oxidation or only reduction। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उस रिएक्टेंट में जो एटम प्रेजेंट है वो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। 3MnO4 minus gives 2Mn2 प्लस में MnO4 2 माइनस, ठीक है। अब इधर देखो, MnO4 माइनस में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +7 है, ठीक है। Mn2 प्लस में +2 और MnO4 2 माइनस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +6, ठीक है। देखो हो तो रिडक्शन ही रहा है, +7 से +2 में भी रिडक्शन हो रहा है और +7 से +6 में भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए बोला था आइदर ओनली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या तो उस एटम का, एक पर्टिकुलर एटम का तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन होगा, या फिर उस पर्टिकुलर एटम का तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये वो उसी केस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज का +2 में रिडक्शन हो रहा है, एक बार +7 से +2 में, और एक बार मैग्नीज का +7 से +6 में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था समेशन ऑफ नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इनटू नंबर ऑफ दैट एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे दोनों केस में। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में कितना चेंज आ रहा है, +7 से +2 5। कितने एटम चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कितने मैग्नीज थे, टोटल 3 मैग्नीज थे, जिसमें से 2 मैग्नीज तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कितने हैं, 3 प्लस एक बार +7 से +6 में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 1। और कितने एटम ऐसे हैं जो +7 से +6 में चेंज हो रहे हैं, 1 एटम ही है। टोटल 3 मैग्नीज थे, 3 मैग्नीज में से 2 तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो गए हैं और एक +7 से +6 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 3। तो यहाँ से आप वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे 10/3 + 1/3। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 11/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको ध्यान से समझ लेना कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ। 2MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस में MnO2, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ +2, और MnO2 में कितना है, +4। +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है और +7 से +4 में भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर हैं। अब इधर देखो कैसे इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। तो +7 से +2 की अगर मैं बात करती हूँ तो चेंज कितना है, 5। कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे टोटल 2 ही मैग्नीज थे। एक मैग्नीज तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो गया और एक मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। प्लस में +7 से +4 कितने का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का 3 इनटू कितने मैग्नीज है, 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं वो हम स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे इसकी देखेंगे, 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 × 1 5/2 + 3/2 8/2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो इसमें देख लो, ध्यान रखना आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको मेन वही फॉर्मूला है जो याद रखना है, उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केस क्या था, जब हम एक ही एटम का या तो एक एटम दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा हो, चेंज होता है आइदर ओनली ऑक्सीडेशन और बाय ओनली रिडक्शन, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा दोनों केस में, या सिर्फ क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस 2। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। When only one atom undergo change in oxidation number in two product, in one product with same oxidation number, in another product with changed oxidation number। यहाँ पर क्या बोला है कि एक एटम दो प्रोडक्ट में चेंज तो हो रहा है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें, लेकिन एक प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में चेंज आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी।
K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 प्लस में Cl2 प्लस H2O। इस रेशियो को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 14 HCl, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 KCl, दिस विल बी 2 CrCl3 एंड दिस विल बी 3 Cl2 एंड 7 H2O। अब हमें इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है। तो इस केस की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में अगर मैं देखती हूँ क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, यहाँ पे कितना है इसका -1, CrCl3 में भी कितना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। क्रोमियम की बात करती हूँ तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना +6, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। क्या कहीं और क्रोमियम है? नहीं है। तो जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में तो क्या बोला था कि एक एटम तो डिफरेंट प्रोडक्ट में जाएगा जिसमें से कि एक प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वह दूसरे प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगी। तो वो कौन सा एटम है? यहाँ पर क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन जब KCl CrCl3 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब क्लोरीन Cl2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इधर देखिए, जिसमें चेंज नहीं आ रहा तो उसके लिए तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। तो अब इधर देखो HCl के कितने मॉलिक्यूल, तो 14 है, तो कितने Cl है यहाँ पे 14 Cl है, लेकिन कितने Cl -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। 3 × 2 6 Cl ऐसे हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से किस में चेंज हुई है? 0 में हुई है। स्टार्टिंग में कितने Cl प्रेजेंट है? 14 थे, 14 में से 2 तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 3 × 2 6 यहाँ पर है, तो 6 + 2 8 क्लोरीन तो ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, -1 से -1 ही है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन 14 में से 6 क्लोरीन ऐसे हैं जो -1 से 0 में चले गए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से देखेंगे 3 Cl2 कितने क्लोरीन है? 6 क्लोरीन है, 3 × 2 तो 6 क्लोरीन ऐसे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो चेंज इन कितना है? -1 से 0 1 का ही चेंज है। कितने एटम में चेंज आया है? 6 क्लोरीन एटम में चेंज आया है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? यहाँ पे HCl के कितने मॉलिक्यूल थे? 14 थे। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6/14। क्लियर है? फिर से सुन लेना, ये केस क्या है, जब एक रिएक्टेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट में जाता है, लेकिन उसमें एक आइटम तो डिफरेंट प्रोडक्ट में जाता है, लेकिन एक प्रोडक्ट में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में चेंज आता है, ठीक है। तो बस हमें मेन तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये चेक करना है कि कितने एटम में चेंज आ रहा है और कितने एटम में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 14 क्लोरीन थे, 14 क्लोरीन में से 6 क्लोरीन ये ऐसे मिले जहाँ पे -1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? चेंज है 1 का, कितने क्लोरीन एटम चेंज हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 14, तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 6/14, ठीक है। तो इसको आप एक ध्यान रखना। When 2 or more atoms undergo change in oxidation number, लास्ट केस नहीं है, when 2 or more atoms undergoes change in oxidation state as a result of either oxidation or reduction। इसमें बात करिए, देखिए जो हमारा इससे पहले हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें क्या था कि एक ही एटम का 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा था या एक ही एटम का 2 बार रिडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी 2 या डिफरेंट एटम्स है जिनका या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या सिर्फ क्या होगा? रिडक्शन होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं FeC2O4, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe+3 प्लस में 2CO2, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसको देखना, यहाँ पे जो है C2O4 पे आपको पता है 2- चार्ज होता है, तो यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा। तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं C2O4 में बात करूँ, C2O4 2- में जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +3 होती है। और CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4 है। तो +3 से +4 भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों ही ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों डिफरेंट एटम है, एक बार आयरन का हो रहा है और एक बार किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है। इससे पहले वाला जो केस हमने देखा था उसमें क्या था कि सेम ही एटम का 2 बार ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। तो अब इसमें देखिए वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर तो हम वही मेथड है, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे।
आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है? 1। कितने एटम है आयरन के? 1 ही है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने है? स्टोइशियोमेट्री कितने? 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 आ जाएगा। प्लस कार्बन में कितना चेंज आ रहा है? +3 से +4, 1 का ही चेंज आ रहा है। लेकिन कितने एटम है यहाँ पे कार्बन के? 2, 1 × 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 1। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी में। Cu2s gives Cu2 प्लस में SO2। ठीक है, ये वैसे खुद से ट्राई कीजिए आप। हाँ, Cu2s में अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, सल्फर का आएगा -2। यहाँ पे कॉपर का है +2, सल्फर का है +4। कॉपर +1 से +2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर भी क्या हो रहा है? दो डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। कॉपर में +1 से +2 कितने का चेंज आया? 1 का। कितने कॉपर एटम प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1। प्लस में सल्फर की बात करें, सल्फर में -2 से +4 कितने का चेंज आ रहा है? 6 का चेंज आ रहा है। इनटू कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है यहाँ पे? 1 ही है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से मेरे पास वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6 + 2 8 वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस केस में वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। कब? जब दो डिफरेंट एटम्स का या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं एटम्स। ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन होगा दोनों का, यहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस सेशन के हम लास्ट केस पे आते हैं। When one atom undergo oxidation and other reduction, कौन सी रिएक्शन होती है? ये रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब एक एटम का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस केस में हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो हम किसी भी एक का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, या तो ऑक्सीडेशन का यूज करके वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे या रिडक्शन का यूज करके वैलेंसी, किसी भी एक केस को लेके हम वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो सेम होता है, क्योंकि हमें पता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूज होते हैं। इसलिए दोनों केस में वैलेंसी फैक्टर जो आता है वो हमारा सेम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी एक केस लेके वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इसमें भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। KClO3 बना रहा है KCl प्लस में O2। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं अगर यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, पोटेशियम तो +1 में, यहाँ पे भी +1 में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ClO3 माइनस, क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहाँ पे कितना है? -1। ठीक है, और ClO3 माइनस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 और O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तो -2 से 0 में जा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और क्लोरीन +5 से -1 में जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तब इस केस में हम कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर? कोई भी एक केस ले लेते हैं, या तो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। तो मान लेते हैं कि पहले मैं क्लोरीन वाला केस लेके सॉल्व कर रही हूँ जिसका रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे अपने वैलेंसी फैक्टर का। चेंज कितना आ रहा है? +5 से -1, कितने का चेंज है? 6। कितने क्लोरीन है? एक ही क्लोरीन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मैं वैलेंसी फैक्टर, ये तो मैंने किसका यूज करके निकाला? रिडक्शन का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन का यूज करके भी वैलेंसी फैक्टर को निकाल सकती हूँ। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। -2 से 0, कितने का चेंज आ रहा है? 2 का चेंज आ रहा है। कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे? KClO3, कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, तो यहाँ से भी वैलेंसी फैक्टर कितना आया मेरा? 6 आया। तो आप किसी भी केस से आप या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, किसी भी केस को यूज करके आप वैलेंसी फैक्टर को निकाल सकते हैं। कब? जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जब एक का रिडक्शन होगा और एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो मेरे पास KClO3 का वैलेंसी फैक्टर आ गया। तो आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये सब केसेस थे हमारे वैलेंसी फैक्टर के।
तो सबसे पहले हमने, एक बार मैं ब्रीफ में आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले हमने डिस्कस किया एटम का। एटम का क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एटम जो होती है वही क्या होता है, हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। फिर हमने डिस्कस किया था एसिड और बेस का। एसिड और बेस में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, मतलब जितने H+ आयन एसिड डोनेट कर सकता है या फिर बेस कितने OH- डोनेट कर सकता है, उसी से हमने क्या बताया था, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एसिड और बेस का जो वैलेंसी फैक्टर है वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन में कितने H+ डोनेट कर रहा है और कितने वो OH- वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखा था कि वैलेंसी फैक्टर जो है या इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा थर्ड केस सॉल्ट का। सॉल्ट में हमने देखा कि कैटायन या एनायन हम किसी भी एक का यूज करके वैलेंसी फैक्टर को निकाल सकते हैं। और किसके बराबर होता था वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन कैटायन या फिर नंबर ऑफ एनायन इनटू चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, और लास्ट केस हमारा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था वैलेंसी फैक्टर का, क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट इनटू नंबर ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसमें हमने फर्दर 5 केसेस को डिस्कस किया था, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। तो ये सारे केसेस थे हमारे वैलेंसी फैक्टर के, इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं है, तो अब इन सबको ध्यान से पढ़ लेना। और इसका आप आगे अभी बाद में एक चैप्टर पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करके एक चैप्टर है आपके, उसमें आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, इसको हम डिटेल में वहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अभी इसको ध्यान से पढ़ लो, जितना अभी तो आपको ज़्यादा मतलब इतना यूज़ नहीं है, लेकिन बाद में जब एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इसे आप देख लेना ध्यान से। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।